सोचे जरा, 20वीं सदी के सबसे जरूरी नाटकों में से एक, और उसकी शुरुआत होती है एक जबरदस्त फ्लॉप से। जी हाँ, यही कहानी है हैरोल्ड पिंटर की द बर्थडे पार्टी की। एक ऐसा नाटक जो पहले तो स्टेज पर बुरी तरह पिटा और फिर हमेशा के लिए इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। जरा सोचिए, साल है 1958, जगह है लंदन, और आपका नया नया नाटक शुरू होता है। और अगली ही सुबह वहां के सबसे बड़े अखबारों में से एक में ये लाइन छपती है। ये सिर्फ एक खराब रिव्यू नहीं था, ये तो सीधी सीधी बेइज्जती थी। द बर्थडे पार्टी को अपने लंदन डेब्यू पर कुछ इसी तरह की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी थी। क्रिटिक्स को तो ये नाटक पल्ले नहीं पड़ा और उन्होंने इसकी धज्जियां उड़ा दी। और कमाई, वो तो और भी बुरी थी, सिर्फ 260 पाउंड। जी हां, पूरे 8 शो की ये कुल बॉक्स ऑफिस कमाई थी। आज के हिसाब से ये रकम कुछ भी नहीं है। मतलब इतने बड़े फेलियर के बाद तो किसी भी राइटर का करियर खत्म हो सकता है। तो मई 1958 में लंदन के लिरिक हैमरस्मिथ थिएटर में जो हुआ वो किसी नाट्य आपदा से कम नहीं था। क्रिटिक्स ने इसे बुरी तरह खारिज कर दिया और नतीजा, प्ले सिर्फ 8 दिनों में बंद हो गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो नाटक इतनी बुरी तरह से पिट गया वो बाद में मॉडर्न थिएटर का एक मील का पत्थर बन गया। तो कहानी शुरू होती है एक पुराने जर्जर से बोर्डिंग हाउस में जो समुंदर के किनारे है। इसे मैग और पैटी बोल्स नाम का एक कपल चलाता है। उनका एक ही किराएदार है, स्टाइनली वेबर, एक बेरोजगार पियानो वादक जो जैसे सबसे छिपकर यहां रह रहा है। ये जगह एक सेफ हेवन, एक पनाहगाह जैसी लगनी चाहिए थी, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, कोई भी जगह असल में पूरी तरह महफूज नहीं होती। पिंटर की असली जीनियस उनके डायलॉग लिखने के तरीके में है। पहले तो बातचीत बड़ी नॉर्मल सी लगती है, रोजमर्रा की, बल्कि थोड़ी बोरिंग भी। लेकिन फिर एंट्री होती है 2 अजनबी मेहमानों की और बस सब कुछ पलट जाता है। डायलॉग्स अचानक से अजीब, बेतुके और धमकी भरे हो जाते हैं, और ये बदलाव ऑडियंस को अंदर तक हिलाकर रख देता है। और ये अजनबी कौन है? गोल्डबर्ग और मैकैन, और इनका आना कोई मामूली विजिट नहीं है, ये एक तरह का हमला है। वे अपने साथ एक अनजाना अनकहा खतरा लेकर आते हैं जो उस बोर्डिंग हाउस के शांत माहौल को तोड़कर नाटक को साइकोलॉजिकल टेरर की दुनिया में धकेल देता है। ये जो कोट है ना, ये उस अजीब से मिक्सचर को बिल्कुल सही पकड़ता है जिसने उस वक्त ऑडियंस को एकदम कंफ्यूज कर दिया था। मतलब एक तरफ कॉमेडी चल रही है और दूसरी तरफ माहौल में एक अजीब सा खतरा मंडरा रहा है। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हंसे या डरें। और इसी अजीब सी बेचैनी से जन्म हुआ थिएटर की एक बिल्कुल नई स्टाइल का, और इस स्टाइल को नाम दिया गया कॉमेडी ऑफ मेनिस। ये शब्द क्रिटिक इरविंग वॉर्डल ने खास तौर पर पिंटर के काम को समझाने के लिए बनाया था। मतलब ऐसे प्लेज जो आपको हंसा तो रहे हैं, पर साथ ही आप अपनी सीट से उछलने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि अंदर से लग रहा है कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है, बस ये नहीं पता कि क्या। इसने शुरुआती ऑडियंस को सच में हैरान कर दिया था। तो सवाल ये है कि पिंटर आखिर ये करते कैसे हैं? यहीं पर हम बात करेंगे पिंटरेस्क की। ये पिंटर का वो अनोखा स्टाइल है जिसने थिएटर को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये है कि कैसे कहा जा रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है जो कहा ही नहीं जा रहा। पिंटरेस्क स्टाइल में भाषा का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे पर हावी होने के लिए होता है। कैरेक्टर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, वो तो पावर के लिए लड़ रहे होते हैं। रोजमर्रा की बातचीत को अजीब तरह से दोहराकर, उल्टी सीधी बातें करके, और खास तौर पर उनके मशहूर पिंटर पॉज के जरिए एक हथियार बना दिया जाता है। और यहाँ खामोशी में शब्दों से कहीं ज्यादा ताकत होती है। और भाषा को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा उदाहरण है वो अजीब सी पूछताछ जो गोल्डबर्ग और मैकैन स्टेनली से करते हैं। वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, पर पॉइंट ये नहीं है कि उन्हें सवालों के जवाब चाहिए, नहीं, उनका मकसद तो स्टेनली को दिमागी तौर पर तोड़ना है, उसे डराकर अपने काबू में करना है। ये सारा टेंशन प्ले के दूसरे एक्ट में अपने पीक पर पहुंचता है। स्टैनली के नाम पर एक बर्थडे पार्टी रखी जाती है जो असल में एक खौफनाक रस्म बन जाती है। ब्लाइंड मैन्स बफ जैसा बच्चों का खेल हिंसक हो उठता है। स्टैनली का चश्मा टूट जाता है और आखिर में वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से बिखर जाता है। पिंटर की एक और खूबी है, वो रोजमर्रा की मामूली चीजों को बहुत पावरफुल सिंबल बना देते हैं। जैसे मैक का दिया हुआ खिलौना ड्रम, वो स्टैनली के बचकानेपन का प्रतीक बन जाता है। मैकैन जो अखबार फाड़ता है, वो दिखाता है कि कैसे उसकी दुनिया का सारा ऑर्डर, सारी व्यवस्था तबाह हो रही है। और टूटा हुआ चश्मा,
वो तो साफ साफ दिखाता है कि कैसे उससे देखने की ताकत, मतलब सच को समझने की ताकत छीनी जा रही है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, एक डिजास्टर एक क्लासिक कैसे बन गया? वेल, इसका क्रेडिट जाता है एक ऐसे क्रिटिक को जिसने वो देख लिया जो कोई और नहीं देख पाया। और ये वो रिव्यू था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहां बाकी सारे क्रिटिक्स इस प्ले को बकवास बता रहे थे, वहीं द संडे टाइम्स के हैरोल्ड हॉब्सन को इसमें एक मास्टरपीस नजर आया। सोचिए, प्ले तो बंद हो चुका था, लेकिन हॉब्सन का ये दमदार रिव्यू छपा और उसने इस प्ले को गुमनामी के अंधेरे में खोने से बचा लिया। उन्होंने इसकी जीनियस को पहचाना था। हॉब्सन के रिव्यू के बाद धीरे धीरे ही सही पर पासा पलटने लगा। इस प्ले का सफर भी खुद किसी प्ले से कम नहीं रहा। एक भयानक फ्लॉप के बाद 1960 में इसे टीवी पर दिखाया गया और जानते हैं क्या हुआ? इसे 11 मिलियन लोगों ने देखा। और 1964 आते आते तो रॉयल शेक्सपियर कंपनी जैसी बड़ी संस्था इसे स्टेज पर कर रही थी। और बस यहीं से ये एक मॉडर्न क्लासिक बन गया। तो सवाल ये है कि आज इतने सालों बाद द बर्थडे पार्टी क्यों जरूरी है? इसकी अहमियत इसके शुरुआती अच्छे बुरे रिव्यूज से कहीं ज्यादा है। ये नाटक आज भी हमारे उन डरों से जुड़ता है जो मॉडर्न लाइफ का एक हिस्सा हैं। देखिए, इस प्ले की असली ताकत छिपी है इसके यूनिवर्सल थीम में। एक अनजाना सा खौफ, हमारी पर्सनल स्पेस में किसी बाहरी ताकत का दखल, और ये एहसास कि जिन्हें हम अपनी सेफ जगह मानते हैं वो कितनी आसानी से बिखर सकती हैं। ये सारी बातें, ये सारी चिंताएं आज की इस अनिश्चित दुनिया में उतनी ही सच्ची लगती हैं जितनी 1958 में थीं। तो इस कहानी को हम हैरोल्ड हॉब्सन के उसी गहरे ख्याल के साथ खत्म करते हैं। द बर्थडे पार्टी असल में एक रिमाइंडर है। ये याद दिलाता है कि हमारी रोज की जिंदगी, हमारी रूटीन की सतह के ठीक नीचे हमेशा एक तबाही की आशंका छुपी होती है। ये एक असहज करने वाला सच है, पर यह नाटक इसी सच को बड़ी ही शानदार तरीके से हमारे सामने रखता है।